आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आरबीआई का जो रेपो रेट है उससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई कैसे कंट्रोल होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे रोल प्ले करता है रेपो रेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो सबसे बड़ा लोन है जो कि होम लोन कहलाता है उसका ईएमआई या जो मंथली जो किस्त जारी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और पूरे रियल एस्टेट इकोसिस्टम पर कैसा प्रभाव पड़ता है इस आरबीआई की रेपो रेट का। तो नमस्कार साथियों, ज्ञाना रियल एस्टेट के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस चैनल की मदद से आप इंदौर जो कि क्लीनेस्ट सिटी है, अब मेट्रो सिटी भी बन चुकी है, वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे लैंड रिलेटेड हो, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, कुछ भी करना हो, आपको इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड करूंगा प्रॉपर तरीके से और आपको आपका पैसा बहुत अच्छी जगह लगे, बहुत अच्छे से वेल्थ क्रिएट करे, यही हमारी उम्मीद रहेगी और यही हमारी शुभकामना भी आपके साथ में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कम देनी होगी ईएमआई, है ना, और रेपो रेट क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकल शब्द को हम समझते हैं। देखिए बहुत हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो में ये सोच के बना रहा हूं कि गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी जो 10वीं 12वीं भी पढ़ा लिखा है, 8वीं पढ़ा लिखा है, उसको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाए। या नहीं भी पढ़ा लिखा है तो उसको कि देखो भारतीयों में सबसे अच्छी चीज है कि उसका एक मिनिमम कॉमन सेंस बहुत बढ़िया रहता है। आपने देखा होगा कि आपके दादा परदादा कई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बट उनको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है ना। तो समझदारी के लिए पढ़ाई जो फॉर्मल एजुकेशन हो जरूरी नहीं है, हाँ वो होता है तो थोड़ी सी ज्यादा हेल्प मिल जाती है चीजों को सीखने में। तो ये वीडियो का उद्देश्य है कि बहुत जो जानकारी नहीं रखते वो लोगों को भी इसका एडवांटेज मिले। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम रेपो रेट समझेंगे और ये देखेंगे कि भाई आरबीआई की सबसे बड़ी मशक्कत क्या है। उसको क्या करना, तराजू पे बैठा हुआ है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो तराजू पे बैठा है, उसको महंगाई भी देखनी है और इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये समझ लीजिए देसी भाषा में, भी जीडीपी वीडीपी सब में नहीं जाएंगे हम क्योंकि ये वीडियो का मकसद बिल्कुल एकदम लाइट मोड पे छोटी छोटी चीजें आसानी से समझ आए, है ना। चलिए, दूसरा है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई। सपोज करो कोई चीज आप 100 रुपए की रोज खरीदते आ रहे हो, मान लीजिए आप चॉकलेट लेके आ रहे हो किसी बच्चे के लिए, रोज रोज चॉकलेट खरीद रहे हो, 100 रुपए की पड़ रही है। किसी दिन आप दुकान पे गए, दुकानदार ने बोला सर 100 नहीं है, सेम चॉकलेट का 102 रेट हो गया है, 102 रेट हो गया, तो आपका दिमाग खनक जाएगा। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ ना 2 रुपए का, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। महंगाई किस दर से बढ़ रही है ना, तो एक महंगाई रेट होती है। तो आरबीआई का सबसे बड़ा हेडेक है कि भाई इन्फ्लेशन भी, क्योंकि ज्यादा महंगाई बढ़ा दी तो आम जनता हाहाकार कर जाएगी और डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनाव होते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी, भाई देश की तरक्की भी जरूरी है ना। तो दोनों चीजों को बैलेंस कैसे होता है, बहुत छोटा वीडियो है, बहुत अच्छे से बिल्कुल स्टोरी के माफिक आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो चलिए समझते हैं रेपो रेट को एक स्टोरी से, और इस स्टोरी से बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर पेश है एक आम आदमी, आपके और मेरे जैसा, जिसको लोन की जरूरत पड़ती है। छोटा मोटा पैसा तो हम यार दोस्त और रिश्तेदार से ले लेते हैं, बट अगर बड़े खर्चे की बात आती है, जब कार लेने की बात आती है या फिर एक घर लेने की बात आती है जहां 50 लाख तक हमें लोन की जरूरत पड़ती है, तब हम किसको याद करते हैं? हमारे घर के आजू बाजू जितनी भी आप बैंकें देखते हैं उन पर चप्पल घिसने चालू हो जाते हैं, वहां जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, फलाना फलाना। तो एक आम आदमी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहां जाता है? सीधा कमर्शियल बैंक जाता है और कमर्शियल बैंक वाले से गुहार लगाता है कि भाई हमको पैसे दे दो। क्या दे दो? पैसे दे दो। इसी पैसे के लेन देन को हम क्या बोलते हैं? लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए टेक्निकल भाषा में क्या हुआ ना, टेक्निकल भाषा में ये जो सारी के सारी चीजें, कर्जा है ना, गिरवी रखना, इनको बड़ी टेक्निकल साउंड दे दिया, लोन है ना। कर्जा, आप गिरवी कुछ रख रहे हो तो मॉर्गेज या फिर सिक्योरिटी के लिए क्या रख रहे हो, है ना, बिल्कुल अच्छे अच्छे सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज कर लिए। चलिए, तो आम आदमी को पैसे की जरूरत होगी, मतलब लोन की जरूरत होगी, तो वो कहां जाएगा? कमर्शियल बैंक के। कमर्शियल बैंक क्या होती है? जितनी भी बैंकें आप देखते हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो फॉरेन की बैंकें जो आपके इंडिया में रन कर रही है, वो सारी की सारी कमर्शियल बैंक कहलाती है। वो चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, सारी कमर्शियल बैंकें हैं। अब कमर्शियल बैंक को देना है पैसा, तो वो ऐसे तो देगी नहीं पैसा। उसने बोला, बैंक ने बोला कि ठीक है, तुमको जितना जरूरत है तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा।
बट पैसे के एवज में आपको एक चीज और देनी पड़ेगी, उसका नाम है इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ेगा इसको। तो ठीक है, जो पैसा हम दे रहे हैं वो तो देना ही देना है आपको, उसके साथ में एक इंटरेस्ट भी दे देना, और ये इंटरेस्ट लेट अस सपोज 9% के आसपास देना है आपको, और आपकी मंथली किस्त बना देते हैं। आपका जो लोन है ये डिपेंड करेगा कि किस इंटरेस्ट रेट पे लिया है आपने और कितने सालों के लिए लिया है, इसको बोलते हैं टेन्योर, है ना। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, मैक्सिमम 30 साल तक लोन देती है होम लोन की कैटेगरी की बात करें तो ये कमर्शियल बैंक क्या करेगी, इस आदमी को पैसा भी देगी, आम आदमी को, है ना, और इससे पैसे के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी लेगी, और इसको मंथली में कन्वर्ट करके मंथली ईएमआई बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मंथली ईएमआई बना देंगे, और हर महीने इस आदमी को क्या करना पड़ेगा? ईएमआई भरनी पड़ेगी, है ना। अभी देखो, मैंने शुरुआत में बोला कि रेपो रेट कट डाउन से क्या हो रहा है, रेपो रेट अभी क्या हुआ लेटेस्ट में आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे कि रेपो रेट डिक्रीज हो गया, कम हो गया, आरबीआई ने ईएमआई में काफी आपकी बचत होगी, है ना। तो आपकी ईएमआई, आप जिसका लोन चल रहा होगा, अभी आप रेपो रेट देखोगे तो आप पाएंगे कि आपके 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये कम हो गए। अब आदमी सोचेगा सर 500 रुपये कम हो गए तो उससे क्या लेना देना, बट 500 रुपये से क्या होता है, पूरे साल का और 25-30 साल जितना भी आपने लोन ले रखा है उस पूरे टेन्योर में बहुत लाखों में पैसा बनता है वो। ठीक है, चलिए खैर हमारी स्टोरी पे वापस आते हैं। अब ये क्या हुआ, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक के पास भी खुद का पैसा तो है नहीं, ये भी क्या करेगा, किसी और का मुंह देखेगा। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, बात करेगा आरबीआई से, कि आरबीआई के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है। आरबीआई को क्या बोलेगा, मुझे पैसों की जरूरत है। या खुद भी आरबीआई से क्या करेगा, लोन लेगा। बट आरबीआई बड़ा चालाक है, वो बोलेगा एक काम करो, तुम इस आम आदमी को जो पैसा दे रहे हो उसके बदले कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो भाई तुमको भी पैसा मैं ऐसे तो दूंगा नहीं, आपको भी इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट क्या ये इंटरेस्ट रेट, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 9% ले सकता है क्या आरबीआई? नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ये 9% लेगा तो फिर इसको क्या फायदा, इसको तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए ना, तभी तो ये 9 में उसको दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से कम रेट में पैसा उठाएगा। तो लेट अस सपोज ये अभी 6% के आसपास ले लेगा, है ना, 6% के आसपास। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट जो कि अभी एट प्रेजेंट ये है 5.5% पे। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब रेपो रेट की कोई अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले या कुछ इस तरीके से पूछ ले क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सी चीज कि जो कमर्शियल बैंक है वो जिस रेट पर आरबीआई से पैसा उधार लेती है उसको बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेपो रेट बोलते हैं। तो देखो यहां पर क्या हुआ, रेपो रेट 5.5-6% पे उठाया उसने और 9% पे आम आदमी को दे दिया, तो बीच वाला जो परसेंटेज वाला जो मार्जिन है वो इसका इनकम हो गया। तो ये बैंकें इस तरीके से पैसा कमाती है, इस तरीके से पैसा कमाती है। ठीक है, अब देखो आरबीआई क्या कर रहा है, मैंने अभी बताया कि आरबीआई को क्या करना, आरबीआई तराजू पे बैठा है, उसको अपना इन्फ्लेशन भी देखना है, महंगाई भी देखनी है, और उसको अपना क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब मान लेते हैं ये सिस्टम बड़ा अच्छा लग गया, कमर्शियल बैंक ने क्या किया, आम आदमी पे प्रेशर डाला, उस मतलब प्रेशर क्या डाला, उसको तो पैसे की जरूरत थी, है ना। बट इसका काम क्या है कमर्शियल बैंक का, कि आम आदमी को बहुत बीच में रखना है, बहुत, अगर इसने लालच कर लिया थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं इसने लालच कर लिया, कमर्शियल बैंक ने क्या बोला, या आरबीआई ने लालच कर लिया थोड़ी देर के लिए, आरबीआई ने देखा कि यार ये तो बढ़िया बिजनेस है ना, तो मैं इधर से बढ़ाते जाऊंगा, ये और बढ़ाते जाएगा, आम आदमी से पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा बन जाएगा अपने पास। तो आरबीआई ने क्या दिमाग लगाया कि आरबीआई ने सोचा, लालच कर लिया, क्या कर लिया, लालच कर लिया, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, आरबीआई ने सोचा कि चलो रेपो रेट अपन क्या करते हैं 10% कर दे, अगर हाइपोथेटिकली है ना ये 10% कर दे, तो इंटरेस्ट रेट, ये ऑरेंज कलर क्या है, इंटरेस्ट रेट 10% चार्ज कर देते हैं, तो कमर्शियल बैंक अपनी जेब से तो दे नहीं रही है, ये क्या करेगी, इस आम आदमी को बोलेगी कि नहीं अब तो मुझे आरबीआई से महंगा मिल रहा है पैसा, ठीक है, तो अब मैं आपसे जो लूंगा वो 15% पे लूंगा। तो आम आदमी ठहरा होशियार, वो सोचेगा नहीं चाहिए भाई घर वार की जरूरत, मैं तो झोपड़पट्टी में ले लूंगा, अपने आज का जीवन क्या जीऊंगा मैं, 15% का अगर लोन भरूंगा तो ये आम आदमी क्या करता है, पिक्चर से बाहर हो जाता है, ये बोलता है नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, एक गायब हो जाता है, मुझे लोन ही नहीं चाहिए, यहाँ बिल्कुल विंडो क्लोज हो गई। तो देखा इन्होंने, है ना, ध्यान देना, आम आदमी गायब।
अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, आप सोच के देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या आप लोन लेने जाएंगे बैंक में? नहीं लेने जाएंगे ना। इतने में तो या तो अपन अपनी जरूरत है उसी को ही सिमट लेंगे, ठीक है, कार नहीं खरीदेंगे, घर नहीं खरीदेंगे, किराए से लेंगे, जैसा भी करेंगे, बट नहीं लेंगे, हम उधार पैसा नहीं लेंगे अगर एक रेट से ज्यादा होगा तो, कैपेसिटी से बियॉन्ड होगा तो अब कमर्शियल बैंक सख्ते में, कमर्शियल बैंक क्या हो गई? सख्ते में हो गई। अब यहां से तो ये इंटरेस्ट रेट मिलने से रहा तो ये भी कैंसिल हो गया भैया, इंटरेस्ट रेट की बात खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है, खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब बैंक क्या बोलेगी कि यार हमारे पास कुछ पैसा जमा है पहले से, है ना, क्योंकि भाई हम लोग नॉर्मली सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो बैंक बोलेगी यार मेरे पास तो जो पैसा बचा है, एक्स्ट्रा पैसा, वो तो आगे कोई लेनदार ही नहीं है। अब तो मेरे पास पहले तो एक टाइम पे लाइन खड़ी थी और अब तो बिल्कुल लाइन गायब है, कोई लेने को तैयार नहीं है लोन। तो अब मेरे पास ये जो पैसा रखा हुआ है, मेरे पास ये जो पैसा रखा हुआ है यहां पर, ये पैसा, अब ये बोलती है आरबीआई को, अच्छा ये इंटरेस्ट भी गायब हो गया, है ना, ये ले रही थी इस पे, तो ये अब उधार नहीं लेगा ना, इसके पास तो सरप्लस पैसा हो गया, अब इधर देना नहीं है, इसके पास पैसा ही पैसा है, तो ये आरबीआई से उधार क्यों लेगा? इवन आरबीआई से उधार ना लेने की बजाय इसके पास सरप्लस जो अमाउंट होगा वो वापस आरबीआई को दे देगा कि तुम रख लो भैया पैसा, तुम ले लो मेरे से पैसा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा बहुत हो रहा है और इसके बदले मुझे आप इंटरेस्ट रेट दे दो, मुझे इंटरेस्ट रेट दे दो, है ना, मुझे इंटरेस्ट रेट दे दो। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, समझना, कंक्लूजन देता हूं मैं आपको प्रॉपर, कि कमर्शियल बैंक जो पैसा उधार लेती है आरबीआई से, जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पे उधार लेती है पैसा, उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और जो पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास जो एक्स्ट्रा हो जाता है और आरबीआई में रखती है ना, और उसके बदले खुद इंटरेस्ट लेती है, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रिवर्स रेपो रेट। इतना समझे, इतना समझे। अब देखो कहानी क्या हुई, अब इनकी जो लिमिट है, ये जो शॉर्ट, ये जो होता है हमारा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये जो इंटरेस्ट है ना, जैसे यहां आम आदमी को तो 15 साल, 25 साल, 30 साल के लिए लोन मिल रहा था, बट ये जो पैसा लेती है कमर्शियल बैंक के, ये शॉर्ट टर्म पैसा होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म पैसा, शॉर्ट टर्म। कितने दिनों के लिए शॉर्ट टर्म? 1 दिन 2 दिन नहीं, 0 से लगाकर 90 दिन के बीच में, है ना, मिनिमम 0 दिन, मैक्सिमम 90 डेज के बीच का लोन होता है ये, है ना, एक तरह का लोन ही तो ले रहा है भाई, यहां से पैसा उधार ले रहा है आरबीआई से कमर्शियल बैंक, तो उधार लोन ही हुआ एक तरीके का, तो 0 से 90 दिन के बीच का ही लेता है, फिर रिन्यूअल वगैरह वाला प्रोसेस चलता रहता है। और इसमें मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऐसा नहीं होता है, कमर्शियल बैंक के पास आया एक आदमी कि भैया 1 लाख का लोन दे दो और ये तुरंत आरबीआई के पास पहुंचा, जल्दी से लाओ 1 लाख का दे दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आरबीआई ने बोला कि मुझसे अगर पैसा लेना है तो आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, तो एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज इसने डिसाइड कर दी आरबीआई ने, तो मिनिमम कम से कम 5 करोड़ रुपए तो लेना ही पड़ेगा। कमर्शियल बैंक को अगर लेना है तो 1-2 से काम नहीं चलेगा, 5 CR तो लेना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक चाहेगी कि बहुत सारे लोन हो, लेने वाले लाइन में खड़े हो, तभी तो मैं इससे लूं, तो मिनिमम 5 CR, और मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम एक बैंक की कैपेसिटी और इसके ऊपर 0.5% ऑफ एनडीएफआई कुछ करके होता है डेटा। ठीक है, उस टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, मैक्सिमम मतलब बैंक की कैपेसिटी के हिसाब से उसके 5%, 0.5% के हिसाब से रहता है। ठीक है, मिनिमम 5 CR तो आपको लेना ही पड़ेगा। चलो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और आपके डाउट आ रही होगी कि सर इस तरीके से तो कोई भी बैंक खोल के कोई भी उधार लेके चला लेगा आरबीआई से, है ना। आप और मैं ही मिलके सोचते हैं कि सर एक कमरा ले लेते हैं, बढ़िया कुर्सी टेबल बनाते, एक को मैनेजर बना देते, एक को ये बना देते हैं और हम भी खोल लेते हैं हमारी बैंक। पैसा इसको तो अपनी जेब से लगाना ही नहीं पड़ रहा है, आरबीआई से लिया, इधर बांट दिया, लिया बैठ दिया, हाँ ठीक है, लिमिट है 5 CR के, ढूंढ लेंगे कुछ इन्वेस्ट, खोल लेते हैं प्राइवेट बैंक। बट ऐसा नहीं है, ये रिलेशन इसलिए होल्ड होगा कि ये जब भी कोई बैंक खुलती है तो उसको अपना CRR, है ना, रिजर्व कैश रेशियो मेंटेन करना पड़ता है ना, तो कुछ अमाउंट इसे यहां पर जमा रखना पड़ेगा, तब बैंकिंग का लाइसेंस वगैरह के लिए। कहीं बैंक बंद करके आम आदमी का कुछ पैसा लेके, क्योंकि भाई सिर्फ लोन थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पैसा भी तो जमा कर रहे हैं, तो कहीं ये बैंक बंद होके कंगाली की तरफ हो गया, तब क्या होगा? आम आदमी तो बड़ा स्ट्रगल में हो जाएगा। तो इसकी गारंटी के लिए क्या होता है, ये कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं वो एक कैश अपना रिजर्व करके रखता है आरबीआई के पास में, और उस पैसे का आरबीआई ब्याज भी नहीं देता है इसको,
नहीं नहीं, तो आप बोलोगे सर ये तो रिवर्स रेपो रेट हो गया कि भाई कुछ पैसा यहां रख रहे हैं। नहीं नहीं, ये परमानेंट पैसा होता है। कुछ एक इतना रिजर्व, गोल्ड हो गए, बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, कुछ ना कुछ इन कमर्शियल बैंक को एक परसेंटेज जमा रखना पड़ेगा, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो, तब जाके, ताकि नहीं तो ये कभी भग गया है ना, कहीं इधर उधर बंद करके अपना शटर डाउन करके इधर उधर भाग गया, तो कम से कम ये जो जमा पूंजी रिजर्व फ्लो, उससे आम आदमी का जो भी पैसा जिसने जमा किया हुआ था इस बैंक में, उसको लौटा सके। इसको बोलते हैं सीआरआर। क्या बोलते हैं? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, चलिए अब इतनी ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाना है, आपको सिंपल ये समझना है कि भाई बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो कहां से लेती है? आरबीआई से। जिस रेट पे लेती है वो होती है रेपो रेट, है ना। और यहां पर वापस अगर एक्सेस पैसा आ गया और वो आरबीआई के पास में रखा जा रहा है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, वो ये वाला पैसा अलग हो गया। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों चीजें देखना। आरबीआई क्या चाहता है? आरबीआई चाहता है कि भाई लोन के लिए यहां पर लोगों की अवेलेबिलिटी रहे, है ना। यहां आरबीआई ऐसा नहीं चाहता कि लोन के लिए आई नहीं, चाहता है कि भाई लोन तो ले आदमी। और ऐसा भी नहीं चाहता है आरबीआई कि धड़ल्ले से पता चले हर दूसरा आदमी लोन लेने के लिए तैयार हो गया है, बहुत एक्सेस में भी नहीं चाहता है। तो वो चाहता है कंट्रोल तरीके से एक नोब रहे कि भाई लोन जाता भी रहे, बट ऐसा भी नहीं हो कि अननेसेसरी ऐसे लोन जाए जिसका रिकवरी नहीं हो पाए। तो बहुत कंट्रोल्ड तरीके से वो चाहता है कि लोग आते रहे, बट ऐसे धक्का मुक्की करके नहीं आते रहे। ऐसा भी नहीं चाहता है आरबीआई कि कोई भी लोन नहीं ले, नहीं, लोन लेना है उसको, लोन के बाद ही चीजें सिस्टम चलेगा, नहीं तो सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। लोन देना भी चाहता है, बट ऐसा भी नहीं हो कि एक्सेस लोन बढ़ जाए। तो इसीलिए ये रेपो रेट को ऊपर नीचे करके क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। इफेक्ट देखते हैं हम लोग महंगाई के ऊपर और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। सपोज करो रेपो रेट डिक्रीज हो जाता है, रेपो रेट में कमी कर दिया, आरबीआई ने बोला कि चलो रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट कम कर दिया ना, तो उससे क्या होगा? देखो यहां पे आप एग्जांपल समझो, रेपो रेट अगर कम कर दिया तो इसको कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, है ना। कम इंटरेस्ट पे 6 से लगा के 5, 5.5 कर देंगे तो कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो ये आम आदमी से भी तो कम इंटरेस्ट पे चार्ज करेगा, 9 की बजाय 8 पे आ जाएगा। तो आम आदमी का क्या हो गया? मंथली ईएमआई में डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो वही चीज यहां लिखी है कि अगर रेपो रेट डिक्रीज हो गया तो आम आदमी का जो मंथली ईएमआई जा रहा था उसमें 400-500 रुपए कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 500 रुपए उसकी सेविंग बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है। तो अगर 500 रुपए उसके बच रहे हैं हर महीने, तो उसके बजट में तो था कि पूरा देना है, बट 500 रुपए बच गए, रेपो रेट अचानक से कम हो गई। तो 500 रुपए जो बच रहे हैं उसको क्या करेगा? वो मार्केट में जाके खर्चा करेगा, है ना। मार्केट में जाके क्या करेगा? खर्च करेगा। मार्केट में जाके चीजों को खर्च करेगा, इसका मतलब क्या? मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो जो दुकानदार के पास आप सपोज करो 10 रुपए की चीज ले रहे थे, अब 500 एक्स्ट्रा बच रहे, तो आप ज्यादा चीजें खरीदोगे। ज्यादा चीजें खरीदोगे तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में, इसकी वजह से आपके सप्लाई एंड पे दिक्कत होगी। तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई दर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया पूरा रिलेशन? पूरा रिलेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर 500 रुपए कम, महीने के 500 रुपए ही बच रहे हैं, उसकी वजह से कहाँ ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर असर पड़ेगा? बट ये आपके 500 है, आपके गली मोहल्ले, देश, सिटी, पूरे कंट्री को अगर मिला लेंगे तो बहुत करोड़ों, लाख करोड़ रुपए तक जाता है पूरा का पूरा, ये पूरा मार्केट में जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो रेपो रेट अगर कम करती है तो आरबीआई को क्या एडवांटेज है? देखो आरबीआई, क्योंकि देखो अगर यहां पर ज्यादा खर्च होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो पैसा मार्केट में आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी, जीडीपी में हेल्प होगी, देश की आय बढ़ेगी, बट साथ में महंगाई भी बढ़ेगी। तो एडवांटेजेस क्या है? रेपो रेट कम करने से आरबीआई को एडवांटेज ये है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, सबको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आपके बिक रहे सामान, क्योंकि ये बेचारा 500 रुपए बचा के खरीद रहा है ना। बट डिसएडवांटेज क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी तो आपको क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, है ना। डिमांड सप्लाई का ही चेन है, कोई चीज की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या? उसकी दर बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अगर रेपो रेट अगर इंक्रीज कर दिया तो आम आदमी की ईएमआई इंक्रीज हो जाएगी, सेविंग घट गई, है ना। अब एक्स्ट्रा 500 तो जो खर्च करने का सोच भी रहा था वो तो होंगे ही नहीं, और जो एक्स्ट्रा सोच रहा था वो भी नहीं होंगे। इसका मतलब है कि उसकी सेविंग बहुत डिक्रीज हो जाएगी, मतलब होगी ही नहीं, और मार्केट में जाके खर्च भी नहीं करेगा, है ना। मार्केट में जाके खर्च नहीं करेगा, मार्केट में जाके चीजें खरीदेगा ही नहीं, तो दुकानों में रखी हुई चीजें
मतलब डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड पे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के, भैया जो है अवेलेबल मार्केट में माल वही नहीं बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, महंगाई आपको सस्ते दाम पे बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर हो चुकी, बेचना ही बेचना है, तो महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहां पर एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज है कि महंगाई तो कम हो गई, बट डिसएडवांटेज ये है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो गई। समझ गया है। तो एक रेपो रेट से बहुत कुछ यहां पे इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का चक्कर कई सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। मैंने बहुत बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको बोलते हैं, उस पर रेपो रेट का किस तरीके से कंट्रोल होता है। और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है जैसे कैश फ्लो वगैरह बहुत सारा, बट वो सब जाने की जरूरत नहीं है आपको इतना अंदर। समझ में आया। तो इन शॉर्ट अभी जो आपकी चल रही है रेपो रेट, देखिए 5 अप्रैल 2024, 7 जून, 8 अगस्त, 9 अक्टूबर, लास्ट की 3 देखते हैं अपन। देखो लास्ट की 3 बहुत अभी 2025 में ही हुई है। 2025 में 7 फरवरी 2025 को 6.25 करी, तो आपका देखना आपके 25 बेसिस पॉइंट बोलते हैं इसको, 25 बेसिस पॉइंट से आपकी क्या हो गई होगी, ईएमआई में कटौती हो गई होगी। उसके बाद 9 अप्रैल 2025 को फिर 0.25% इंक्रीज कर दिया था, मतलब डिक्रीमेंट कर दिया था। और उसके बाद 6 जून 2025 को फिर एक साथ यहां देखो बढ़ोतरी कितना हुआ, 0.25 का डिक्रीमेंट हुआ, और अचानक से 0.50 का डिक्रीमेंट हो गया। तो ये पूरा 3 महीने अगर सिर्फ 2025-25 की बात करें तो टोटल 1% रेपो रेट की गिरावट हो गई है, और इसकी वजह से ईएमआई में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, तो अभी करंट रेपो रेट आपका 5.5% चल रहा है। आपका जो लोन है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अभी जितनी बैंकों में आप पूछताछ करोगे डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपके डॉक्यूमेंटेशन कितने पुख्ता है ना, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो एक मिनिमम जो रेंज है वो 7.50 से 9%, इस बीच में आपको होम लोन मिल रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, होम लोन। और जाके देखिए होम लोन जब भी आप लेने जाएं तो एक बात की ध्यान रखना, फ्लोटिंग रेट पे ही लेना। एक होता है फिक्स रेट कि भाई हमने फिक्स कर दिया, बट आप फ्लोटिंग रेट पे ही लेना, है ना, क्योंकि चीजें सिचुएशन चेंज होती है, क्योंकि आरबीआई की मजबूरी बहुत ज्यादा रेपो रेट नहीं बढ़ा सकता, वो आपको बताया ना, बहुत ज्यादा रेपो रेट बढ़ाएगा तो उसकी हालत डाउन हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की 12 बज जाएगी। ठीक है, तो इसकी मजबूरी है कि उसको कंट्रोल वे में ही रखना है, इसलिए आप हमेशा फ्लोटिंग की तरफ ही जाए। कई सवार बैंक वाले बोलेंगे फिक्स करा लो, फिक्स करा लो, 8% पे फिक्स, 8.5% पे फिक्स, नहीं, बट हो सकता है लोन बहुत नीचे भी आ जाए आपका। बट जो बेस्ट है, ये तो बहुत एक्सट्रीमेटिज है कि वुमेन कोटा वगैरह सब लग के और बैंक एम्प्लॉइज को फायदा पहुंच के, बिल्कुल मिनिमम लोअर लिमिट है ये ब्याज दर की, है ना। जो बेस्ट है वो भी 7.90 से 8 जो जनरल आप और मेरे जैसे कंज्यूमर जिसको कोई बैंक का इतिहास नहीं है, जो बैंक एम्प्लॉय नहीं है घर के, या फिर कुछ वुमन के ऊपर नहीं है लोन वगैरह, तो 7.90 से लगा के 8.15, क्योंकि कई सारी बैंकों में है ना महिला के नाम पे अगर आप लोन लेते हैं तो 0.25% का रिलैक्सेशन मिलता है आपको, है ना। तो ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है। बिल्कुल बैंक वाले के पास जाके ये सारा टेक्निकल नॉलेज होगा तो आपको बहुत सहूलियत होगी, बहुत ज़्यादा आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको दबाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आप जब बैंक में जाते हो तो आपको, ये आम आदमी है ना यहाँ पे, ये आम आदमी, ये कमर्शियल बैंक चाहती है कि यार इसको किसी ना किसी कमी दिखा के, इसके कोई डॉक्यूमेंट में कमी कर दें, इसके कुछ उसमें कमी कर दें, और इसको दबा के ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा परसेंटेज बढ़ा लें। ऐसा थोड़ी, इतनी सीधी थोड़ी होती है बैंक के गए और बिल्कुल मिनिमम पे दे देगी, नहीं। तो आप थोड़ी सी अच्छा कम्युनिकेशन रखोगे, अच्छा टेक्निकल नॉलेज रखोगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो बैठा बैंक मैनेजर है वो आपको कहीं ना कहीं लोअर एंड पे ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका काफ़ी फायदा हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये था पूरा रियल एस्टेट पे। अब लोन सस्ते हो गए तो आप जाइए बिल्कुल अपना घर खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, तो कम ईएमआई पे या कम इंटरेस्ट रेट पे भी आपको चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए बहुत सारे जो मुझे मिलते रहते हैं जिनको मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह कराता रहता हूं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि यार ये हमें परसेंटेज समझ नहीं आते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह, हम तो हमेशा 1 रुपये सैकड़े, 2 रुपये सैकड़े, 3 रुपये सैकड़े की बात करते हैं, 1%, 2%, 3 रुपये, उनके दिमाग में 1% का मतलब 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़े की बात हो रही है। तो वो जो आप समझ रहे हो 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा की बात, जो आप जनरल बोलचाल की भाषा में यूज करते हो, 12% मतलब कि 1 रुपये सैकड़ा का ब्याज है, 2% सैकड़े का मतलब 2 के ब्याज पे उठाना है ना, ऐसा जनरल भाषा में हम बोलते हैं। 2 के ब्याज पे उठा रहे, 3 के ब्याज पे उठा रहे, 1 के ब्याज पे उठा रहे,
है ना, 1.5 के ब्याज पे उठा रहे। इसका मतलब क्या है कि दो का मतलब क्या है 24%, 1% का मतलब है वो जो उनकी भाषा की बात कर रहा हूं मैं 12%, और 3% मतलब 36% पे भी बहुत सारे लोग पैसा उठाते हैं, बैंक बैंक से नहीं, ऐसी जनरल लेनदेन की उसमें, ठीक है। तो 2 का ब्याज, 3 का ब्याज, है ना, 1 का ब्याज, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, इसका मतलब बैंक का जो रेट है वो 12 से तो बहुत कम है, मतलब 1 रुपए सैकड़े से भी कम ब्याज पे आपको होम लोन मिल रहा है, और दैट इज द लोवेस्ट लोन, सबसे सस्ता लोन होम लोन होता है। आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करिए। लोन खराब नहीं होते हैं अनटिल अनलेस उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया जाए तो, है ना। तो लोन का फायदा उठाइए, एक सीडी की जैसा है, ये हेल्प की जैसा है। इसका कम इंटरेस्ट पे जो पैसा है वो लीजिए, और जो आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है उसको कहीं और इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड हो जाए, कोई लैंड हो, कभी कोई प्लॉट हो, वहां ले लिया है, ठीक है। लोन कभी भी होम लोन आपको चलाते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि भाई पैसा आ जाए तो अननेसेसरी पैसा आए फिर भी लोन चला रहे, बट ये इससे सस्ता पैसा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको देखो दिखाई दिया हूं, जो नॉर्मल आप बोलचाल की भाषा में जो 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज चलता है व्यवहारिक, वो 24% ब्याज है ना, ठीक है, समझ आ गया। तो ये पूरी कहानी थी। आपको भी कोई प्लॉट इन्वेस्टमेंट लेना हो, है ना, कोई टेक्निकलिटीज जानना हो, अपनी आईटीआर की फाइल दिखानी हो कि सर मुझे कितना लोन मिल जाएगा, कितना नहीं मिलेगा, मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इतने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आइए। मैं अभी करेंटली इंदौर शहर में पूरा इन्वेस्टमेंट का काम देखता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे पट्टी में शो कर रहा होगा, वहां पर कॉन्टेक्ट करिए और मिलिए, और इन्वेस्टमेंट जर्नी की और वेल्थ क्रिएशन की इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू सो मच।